480। और अगर देखो 2800 का 50% यानी यहाँ 1400, ये 900 है तो ये 500, इनको जोड़ दो। 6 3 9 5 14 4 1800 भाग 4, 470। ये रहा मेरे दोस्त आंसर। तो इस तरह से ये हमने 3 डीआई पढ़े। मुझे नहीं लगता अभी और भी कोई क्वेश्चन, एक डीआई और है बस, एक डीआई ये रहा, ये मिक्स वाला है। तो इसमें भी आप देखोगे बहुत तगड़े क्वेश्चन ऐसे नहीं हैं, इनको हालांकि आप आसानी से कर पाओगे, ऐसा मेरा मानना है कि आप इसको देखें एक बार। यहां देख लेते हैं भाई, निर्मित कुर्सियों की संख्या 5000 है। जनवरी में 27%, फरवरी में 20%, मार्च में 18, अप्रैल में 10 और मई में 25। और व्हील कुर्सी की संख्या का ऑफिस कुर्सियों के निर्माण से अनुपात जनवरी फरवरी मार्च। देखो कुर्सी टोटल 5000 है लेकिन दो तरीके की हैं, एक तो है व्हील चेयर और एक है ऑफिस चेयर। एक तो है व्हील चेयर और एक है ऑफिस चेयर, ठीक है। व्हील चेयर और ऑफिस चेयर ये दो चेयर हैं, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें भी दिक्कत आएगी। मई में निर्मित व्हील चेयरों की संख्या और जनवरी में निर्मित ऑफिस कुर्सियों की संख्या का अनुपात। तो पहले तो देखो मई में कितना है 25%, 1% का मान 50 हो जाएगा, 25% का मान 25 पंजे 125 यानी 1250। और ऐसे ही मैं बात करूं जनवरी की, तो जनवरी में कितना परसेंट है, जनवरी की अगर मैं बात करूं तो जनवरी में भी आप आसानी से निकाल सकते हो, 27 पंजे 135, 1350। तो इन सारे ग्राफ को आप आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। इन सारे ग्राफ्स को आप आसानी से कर सकते हैं, बहुत बड़ा कोई ग्राफ नहीं है। बाकी इनकी एक शॉर्ट वीडियो जो आज के ग्राफ है, इनकी एक प्रॉपर वीडियो मैं आपके सामने लेकर आ जाऊंगा दोस्त, ठीक है। तो बाकी के ये जो जितने भी ग्राफ हैं आज के, जैसे ये ग्राफ है, मैं नहीं कह रहा कि बहुत ज़्यादा टफ है, नॉर्मल है, इतना होना चाहिए था एग्जाम में। तो फिर एक बार मैं बता दूं, जिन बच्चों का एग्जाम गौतम बुद्ध नगर में हो वो आ सकते हैं, ठीक है। ये फिलहाल दिख नहीं रहा तो इसको हम अच्छे से एक बार अच्छे टाइप करवा के आपके सामने लेकर आएंगे दोस्त। तो आगे सर आपको बताएंगे ग्राफ क्या, इंग्लिश वाले सर आपको बताएंगे, रिंकू सर, कि इंग्लिश कैसी रही आपकी इसके इस एग्जाम में, ठीक है सर। जी सर। बच्चों, अगर आप में से कोई बच्चा ऐसा हो जो अभी सेकंड शिफ्ट के लिए जाने वाला है, या इसके बाद कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनके कल एग्ज़ाम है, वो लोग बहुत ज़्यादा इस आंसर की को देख रहे होंगे, पेपर देख रहे होंगे अपने हाथ में। कुछ बच्चे वो देख रहे होंगे कि मेरा उत्तर कौन सा कैसे सही है, तो उसके लिए भी यहाँ होंगे। तो मैं आपको बता दूँ, पेपर बहुत ही जो सिलेबस का है ना, उसके अकॉर्डिंग ही पूछा गया है। आप ये मान सकते हो कि जो आपका पेपर आया था 2021 और 2022 का, बिल्कुल वैसा ही ऑलमोस्ट पेपर है, उससे उसके जैसा ही 21 और 22 का पेपर एग्जैक्ट ऐसे ही थे। तो मैंने आपको बहुत बार वीडियोस में बोला होगा कि 2023 का पेपर एक वो चसक थी कि भाई ये कॉमन कट ऑफ की जो डिमांड चल रही है उसको कैसे ख़त्म किया जाए, इसलिए बनाया था उन्होंने। लेकिन अब 2023 के जैसा पेपर नहीं आएगा, और बच्चे कॉमन कट ऑफ की मांग करेंगे तो उनको फिर ऐसा पेपर बनाएंगे, ऐसा उन्होंने शायद ठान लिया। तो अभी कोई कॉमन कट ऑफ जैसी कोई डिमांड नहीं थी, इसलिए पेपर वैसा मुश्किल आना बहुत मुश्किल है ना। तो भाई आज का जो पेपर आया है, ओवरऑल मैं आपको ये बता सकता हूँ कि आज अगर आप देखते हैं तो 70 का स्कोर बहुत आसानी से किया जा सकता है। बाकी ये अभी प्राइमा फेसी लग रहा है, बाकी जो बच्चों से बात करूंगा, पेपर देखूंगा, तो फिर और क्लैरिटी से पता चलेगा कि यार कितना स्कोर एक मोर देन सफिशिएंट होगा। पर 60-70 के बीच में, 65-70 के बीच का स्कोर एक अच्छा, 60-70 नहीं कहूँगा, 65-70 के बीच का स्कोर एक लेखपाल जैसा पेपर में बैठने का मौका शायद मिल जाएगा, ठीक है। तो अब आप देख लीजिएगा आपका स्कोर कितना बन रहा है। बाकी मैं ये जस्ट प्राइमा फेसी से कह रहा हूँ, अभी मैंने पूरा पेपर नहीं देखा है, टीचर्स से मैंने बात की है कैसा पेपर है, उस आधार पर रिव्यू दे रहा हूँ। अभी बहुत सारे बच्चों से मुझे बात करनी है, बच्चों से बात करने के बाद शाम को एक ओवरऑल रिव्यू लेकर के आऊंगा, या हो सकता है कल लेकर के आऊं जब चारों शिफ्ट हो जाएंगी, कि कैसा कैसा पेपर होगा और कितने कितने मार्क्स पर क्या किस किस एग्जाम को आप दे पाओगे। तो वो एनालिसिस ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। बाकी मॉक में आपके, मैं आपसे कमेंट्स में चाहूँगा कि आपका मॉक में स्कोर क्या आ रहा था। इस वीडियो के नीचे जब आप पूरा पेपर मिला लो तो मॉक में RWA के में क्या स्कोर आता था और यहाँ पर क्या स्कोर आया है,
उसको थोड़ा सा आप मुझे बताएंगे और सब्जेक्ट वाइज बता देंगे तो बहुत बढ़िया है कि आप जीएस कितने की वहाँ होती थी, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स मत कहिए, जीएस इतनी होती सर, मैं डीआई इतना होता था, यहाँ इतना हुआ है, मॉक में इतना होता था। तो इस तरह से कंपैरिजन अगर मुझे बता दोगे तो मैं बहुत हद तक आपको बहुत अच्छे आंकड़े दे दूंगा। ठीक है, चलिए तो अभी सर कंटिन्यू करिए, इंग्लिश का पेपर कंटिन्यू कर रहे हैं। नमस्कार प्यारे साथियों, उम्मीद करते हैं कि आप बेहतरीन होंगे, शानदार होंगे, जिंदाबाद होंगे। और जैसा कि आपका पेपर देखा है तो बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। आप लोगों के कमेंट देख करके, आप लोगों का उत्साह देख के बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि आपका वाकई ही पेपर शानदार गया है, जानदार गया है। तो इंग्लिश की बात कर ले रहे हैं बच्चे। 5 क्वेश्चन थे इंग्लिश के, और जैसा आपको बताया था कि भाई अनसीन पैसेज आएगा, बाकी 2 क्वेश्चन अनसीन पैसेज के आएंगे, बाकी 2 या 3 ग्रामर से ले सकता है, या एंटोनिम ले सकता है, या सिनोनिम ले सकता है, या वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ले सकता है। तो ऐसा ही हुआ है प्यारे बच्चा कि 2 क्वेश्चन तो हुए पैसेज से, जो कि बेहद आसान, मानोगे 2 क्वेश्चन तो पैसेज से हैं जो कि बेहद आसान है। एक क्वेश्चन है ट्रांसलेशन से, ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, और एक क्वेश्चन वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, और एक क्वेश्चन है सेंटेंस अरेंजमेंट। अब मैं आपको बताता हूं कि पैसेज के जो 2 क्वेश्चन हैं, ये कैसे सर, इससे भी हो जाता है क्या? अच्छा, ठीक है गुरुजी, ठीक है बाबू। देखो पैसेज है, पैसेज के 2 क्वेश्चन है। कितने क्वेश्चन है? पैसेज के 2 क्वेश्चन है। पहला पूछ रहा है अकॉर्डिंग टू द पैसेज हाउ कैन इंडिविजुअल स्टार्ट इंप्रूविंग टाइम मैनेजमेंट, कि पैसेज के अकॉर्डिंग, पैसेज के अनुसार कोई व्यक्ति टाइम मैनेजमेंट कैसे कर सकता है। ठीक है, हालांकि पैसेज यदि आप पढ़ोगे तो बेहद आसान पैसेज है, और टाइम मैनेजमेंट पे पैसेज है। ठीक है, टाइम मैनेजमेंट से क्या बेनिफिट्स होते हैं, ठीक है, और नहीं करोगे तो क्या उसके नुकसान होते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द पैसेज हाउ कैन इंडिविजुअल्स स्टार्ट इंप्रूविंग टाइम मैनेजमेंट, पैसेज के अकॉर्डिंग इंडिविजुअल्स कैसे टाइम मैनेजमेंट को कैसे इंप्रूव कर सकता है या कैसे स्टार्ट कर सकता है। तो हैबिट्स लाइक क्रिएटिंग टू डू लिस्ट, सेटिंग गोल्स एंड अवॉइडिंग डिस्ट्रैक्शंस कैन गो अ लॉन्ग वे इन मेकिंग ईच डे मोर एफिशिएंट। तो बच्चा इसी लाइन में आपका आंसर मिलता है, यदि आप ध्यान से देखें। यदि ध्यान से देखेंगे तो इसी लाइन में देखिए, एक बच्चे ने लगाया है सी नहीं है, बाय क्रिएटिंग टू डू लिस्ट एंड अवॉइडिंग डिस्ट्रैक्शंस। ये रहा हैबिट्स लाइक क्रिएटिंग टू डू लिस्ट, सेटिंग गोल्स एंड अवॉइडिंग डिस्ट्रैक्शंस। तो पहले क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो ए होगा मेरे बच्चों, पहले का ए। दूसरे का यदि हम बात करें, दूसरे क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो दूसरे क्वेश्चन में पूछ रहा बच्चा का व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ द पैसेज, पैसेज का मेन पर्पस क्या है, मेन उद्देश्य क्या है, पैसेज का मेन उद्देश्य क्या है। तो यदि आप पैसेज पढ़ेंगे तो हर एक लाइन में टाइम मैनेजमेंट की बात करेगा। टाइम इज वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल रिसोर्स वी हैव येट मैनी पीपल स्ट्रगल टू मैनेज इट। ठीक है जी। दूसरा पैराग्राफ पढ़ेंगे तो वन ऑफ द की बेनिफिट्स टू ऑफ मैनेजिंग टाइम वाइजली इज इंप्रूव्ड प्रोडक्टिविटी व्हेन पीपल प्लान देयर डे एंड एलोकेटेड स्पेसिफिक। तीसरा पैसेज पढ़ेंगे तो इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट लीड्स टू बेटर वर्क लाइफ बैलेंस व्हेन टास्क आर कंप्लीटेड ऑन टाइम इंडिविजुअल कैन मेक स्पेस फॉर लीजर। तो ये सारी जो बातें हैं वो टाइम मैनेजमेंट की बातें हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, एक्सप्लेन हाईलाइट द इंपॉर्टेंस ऑफ टाइम मैनेजमेंट। सी इज द राइट आंसर, टू हाईलाइट द इंपॉर्टेंस ऑफ टाइम मैनेजमेंट। पैराग्राफ के 2 क्वेश्चन हो गए। अब बात आती है फिल इन द ब्लैंक। तो बच्चा ये फिल इन द ब्लैंक जो है ये ट्रांसलेशन से रिलेटेड है। फिल इन द ब्लैंक जो है ये ट्रांसलेशन से रिलेटेड है। यदि आप देखें तो ये कह रहा है व्हाट और फॉर ब्रेकफास्ट, लास्ट में दिया है क्वेश्चन मार्क। जब ये क्वेश्चन मार्क दे रहा है तो ये क्वेश्चन वर्ड हुआ, व्हाट जो हुआ क्वेश्चन वर्ड हुआ। तो इसके तुरंत बाद क्या आना है आपका हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद क्या आना है सब्जेक्ट, उसके बाद क्या आना है नॉट यदि है तो, उसके बाद क्या आना है मेन वर्ब। ये स्ट्रक्चर है इसका, यही है ना। तो अब यदि देखें व्हाट के बाद हेल्पिंग वर्ब यदि इसे माने है ना, तो यू और यूजुअली, फिर मेन वर्ब नहीं है, मेन वर्ब नहीं है फिर, तो इसका मतलब एक खत्म। डू इसे माने बी को तो डू यू यूजुअली हैव, तो डू हेल्पिंग वर्ब हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया, ये एडवर्ब हो गया, और हैव क्या हो गया मेन वर्ब, है ना। तो हमारा ये कंप्लीट होता है। आर यू हैविंग, हैविंग मैंने आपको बताया कि यदि कोई चीज रखने की सेंस में है तो उसमें प्रोग्रेसिव एक्शन नहीं आता है ना, और यूजुअली के साथ तो वैसे भी प्रोग्रेसिव एक्शन नहीं आएगा, है ना, यूजुअली के साथ। तो इसका बी आंसर है। अगला है चूज द वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। अब वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछ रहा है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछ रहा है इनमें से अ ग्रुप ऑफ पर्सन वर्किंग ऑन अ शिप और एयरक्राफ्ट। जो शिप एयरक्राफ्ट में जो काम करने वाले व्यक्ति होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं बताइए, हैं क्रू बोलते हैं, हमारे कंप्यूटर सर्वर भी बता रहे हैं कि क्रू बोलते हैं, है ना। कंसर्ट वो होता है जो गाने बजाने वालों का जो ग्रुप होता है, ठीक है जी। स्टार क्या होता है, चोट का चिन्ह, है ना। स्टाफ आप जानते हैं, तो यहाँ सी है। अब ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि ये 4-5 शब्द हैं, इसने इधर उधर कर दिए हैं, मतलब एक ऐसे वर्ड को अरेंज करना है, वर्ड्स को क्या करना है, अरेंज करना है। क्या दे रहा है, रामा गार्डन इन द बी में, ठीक है। तो अब यहाँ पे कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है, कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, कहने का मतलब ये असर्टिव है, असर्टिव। तो असर्टिव में सबसे पहले क्या लेंगे हम, सब्जेक्ट लेंगे। सब्जेक्ट क्या, रामा,
क्या है, रामा। कहाँ लिख दूं, यहाँ लिख दूं, रामा। उसके बाद वाव आती है, वाव क्या है, मॉडल ऑक्सिलरी मे। उसके बाद बी, तो रामा मे बी यही मिल जाएगा। इन द गार्डन नहीं, मे बी इन द नहीं, इन द गार्डन नहीं, रामा मे बी इन द गार्डन। द राइट आंसर इज डी। ठीक है भाई, इसी के साथ अब आते हैं शिवम सर कंप्यूटर वाले। हाँ जी प्यारे बच्चों नमस्कार, उम्मीद है आपका पेपर बहुत अच्छा हुआ होगा। बाकी जो पेपर देने जाने वाले होंगे उनका भी पेपर बहुत अच्छा होगा। बहुत ज़्यादा नर्वस नहीं होना है आपको कि 2023 में बहुत कठिन आया था तो वैसा ही कुछ है, नहीं। अगर आप बिल्कुल रिलैक्स होकर के पेपर को करेंगे तो आप मैक्सिमम चीज़ों को सही कर पाएंगे, है ना। अब मैं यहाँ पर आ जाता हूँ, आपका क्वेश्चन नंबर 9 पहला यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है रीजनिंग का, जिसमें आपसे कहा गया है यहाँ पे कि 45 छात्र, कितने 45 छात्रों की कक्षा में आयुष का रैंक ऊपर से 15वां है, नीचे से बताना है। तो जब भी आपसे इस तरह का सवाल दिया जाता है तो हम क्या करते हैं, टोटल प्लस वन माइनस क्या कह रहा है, ऊपर से क्या है 15 माइनस के हम क्या कर देंगे, टॉप वाली वैल्यू माइनस कर देंगे। टोटल कितने दिया है हमें 45 प्लस 1 माइनस 15, यानी कि 46 में से जब आप माइनस 15 करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा हमारा 31। तो 31 जो है प्यारे बच्चे, इस सवाल का बिल्कुल सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा। इसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन है हमारा रीजनिंग का, वो इस वाले पेपर सेट में है 14वें नंबर पे, तो एक बार उसे देखेंगे हम। यहाँ पे आपसे कहा गया है मुकेश, ब्लड रिलेशन का ये सवाल है और आपसे कहा गया है कि मुकेश सुरेश से लंबा है। क्या है, इस सवाल को कई सारे बच्चों ने जल्दबाजी में गलत किया होगा, जो कि नहीं करना था आपको। इसमें कहा गया है कि मुकेश जो है वो सुरेश से लंबा है, तो मैंने क्या किया यहाँ पे, मुकेश को सुरेश से लंबा कर दिया जी। मुकेश को हमने क्या किया, सुरेश से लंबा कर दिया जी। मुकेश जो है वो सुरेश से लंबा हो गया, लेकिन राकेश से छोटा है। जो मुकेश है ये राकेश से छोटा है मेरे भाई, ठीक है जी, राकेश से छोटा हो गया। राकेश हरीश से लंबा है, जो राकेश है वो हरीश से लंबा है, लेकिन हरीश भाई यहाँ भी बैठा सकते हो, हरीश को यहाँ भी बैठा सकते हो, यहाँ भी बैठा सकते हो। हरीश की कोई भी स्पेसिफिक लोकेशन अभी हमें नहीं दी गई है। और क्या कह रहा है, लेकिन अमर से छोटा है। जो राकेश है वो हरीश से तो लंबा है लेकिन अमर से छोटा है, यानी कि इन चारों की पोजीशन तो हमें पता है, लेकिन हरीश की लोकेशन हमें यहाँ पर नहीं पता। हरीश यहाँ आएगा तब भी राकेश से छोटा बैठेगा, यहाँ आएगा तब भी राकेश से छोटा होगा, और यहाँ आएगा तब भी राकेश से छोटा होगा, यानी कि इस सवाल का उत्तर होगा कैन नॉट बी डिटरमाइंड। हम ये निर्धारित नहीं कर सकते कि सबसे छोटा कौन है। कई सारे बच्चे गलती करके आए होंगे, वो सुरेश को छोटा लगाए होंगे, जो कि नहीं करना था बच्चे। सुरेश नहीं है इसका उत्तर, इसका उत्तर होगा कैन नॉट बी डिटरमाइंड, क्योंकि हम ये क्लियरली नहीं मेंशन कर सकते कि हरीश कहां पर बैठा है। तीनों में से कहीं भी बैठा होगा वो उससे छोटा ही बनेगा, ठीक है। इसके बाद हमारा जो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है आपका 24 नंबर पे, नेक्स्ट पेपर में 24 नंबर क्वेश्चन। इसे देखेंगे, देखिए कितना सारा आपसे पूछा है कि भिन्न बताएं। आपको क्या बताना है, निम्नलिखित सर्वथा भिन्न को ज्ञात करें। चांदी, लोहा, पारा और सोना, इन चारों में से अलग कौन सा है। तो आपको पता है चांदी, लोहा और सोना ये तीनों ही क्या है, ठोस धातुएं होती हैं, जबकि जो पारा है वो कैसा होता है, वो तरल में भी अवेलेबल होता है जी। तो पारा हमारा क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, ठीक है ना। पारा हमारा यहाँ पर अलग हो जाएगा। अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 26 पर। कौन से पर, 26 पर भी आपको एक सवाल यहाँ पर दिया गया है, जस्ट एक मिनट रुकेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है भैया, हमारा कैलेंडर का सवाल है। और ये कैलेंडर का सवाल हमसे कह रहा है कि बताओ यदि 1 जनवरी 2001 को सोमवार था तो 31 दिसंबर 2001 को क्या होगा। कोई भी साधारण वर्ष का जो पहला दिन होता है वही उस साल का अंतिम दिन होता है। सिंगल वन लाइनर स्टेटमेंट है, सीधा सीधा। तो अगर इसमें क्या था, 1 जनवरी 2001 को सोमवार है तो 31 दिसंबर 2001 को भी क्या होगा मेरे भाई, सोमवार ही होगा। ये सीधा सीधा वन लाइनर स्टेटमेंट आपको शोभित ने बहुत क्लियर मेंशन किया है अपनी क्लासेस में, ठीक है बच्चे। तो ये हो गया हमारा 26 नंबर क्वेश्चन। हम चलते हैं आखिरी तो है हमारा क्वेश्चन नंबर 40 नंबर सवाल हमसे क्या कह रहा है यहाँ पे, जस्ट एक मिनट देखिए। ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है हमारा, खूनी रिश्ते हैं, ये देखेंगे खूनी रिश्ते कैसे हैं आपके। आपसे कहा गया है एक पुरुष का परिचय, एक महिला ने कहा, मान लो मैं एक महिला हूं, नहीं थोड़ी देर के लिए मान लो, ठीक है, एक महिला हूं, लेकिन अजी सर मान रहे हैं वो एक महिला है, ठीक है। अच्छा अजी सर ने मान लिया मैं एक महिला हूं, ठीक है। उसकी मां मेरे पिता की इकलौती बेटी है, मतलब एक लड़के आकाश सर की तरफ उंगली करके मैं कह रहा हूं कि उसकी जो मां है मेरे पिता की इकलौती बेटी, मेरे पापा की एक ही लड़की है और मैं महिला हूं। तो भाई मेरे पिता की इकलौती बेटी मैं खुद हो गई, और वो मेरी उसकी मां, मतलब उसकी मां कौन हूं, मैं ही हूं। तो उस लड़के का मुझसे क्या संबंध हुआ, बेटा, यानी कि उत्तर क्या हो जाएगा हमारा, बेटा का कोई फिगर नहीं बनाना, डायरेक्ट आप इशारे से ही इस बात को कर सकते हो। तो ये प्यारे बच्चे आपके पास सवाल थे। एक बार अगेन मैं आपको बताना चाहूंगा, जिन बच्चों का ये पेपर हो चुका है और वो अगर नोएडा, ग्रेटर नोएडा के पास में आरडब्ल्यू ऑफिस आना चाहते हैं, रुकना चाहते हैं या अपने टीचर से मिलना चाहते हैं तो आ सकते हैं। जिन बच्चों का पेपर कल की शिफ्ट में है वो बच्चे भी आज रात को रुकने खाने की सब व्यवस्था सर पहले भी वीडियोस में बता चुके थे, आ सकते हैं। आना कहां पर है आपको, रोजगार अंकित ऑफिस, नॉलेज पार्क 3, परी चौक, ग्रेटर नोएडा पर आपको आना है बच्चे, ठीक है। तो अब यहाँ पर ममता सर कमान संभालेंगे अपनी। हेलो बच्चों नमस्कार, कैसे हैं आप सब प्यारे दोस्तों। गद्यांश के बारे में अगर हम बात करें तो गद्यांश के जो प्रश्न हैं वो मेरे दोस्त ज़्यादा बिल्कुल भी सोचने विचारने पर मजबूर नहीं कर रहे हैं, क्योंकि सभी प्रश्न आपके गद्यांश से ही मिल रहे हैं। देख लीजिएगा, किसी पर प्रश्न, पहला गद्यांश पढ़ रहा हूं, उस गद्यांश के बारे में बता रहा हूं, गद्यांश में उत्तर बताऊंगा। किसी पर प्रश्न होकर भी लोग उसकी भलाई करते हैं। इस प्रकार पात्र की भलाई की उत्तेजना किन श्रेणियों में रखी जाती है। यहाँ आएंगे गद्यांश पर, उसकी भलाई का उद्योग किया जाता है। एक प्रश्न का उत्तर तो ये भी है, यहाँ पर दिया है उत्तेजना, इस पात्र की भलाई की उत्तेजना दुख और आनंद की श्रेणियों में रखी गई है। किसमें, दुख और आनंद की श्रेणियों में रखी गई है। इसका उत्तर यह है, साफ इसमें दिया है। आगे, करुणा किसके प्रति उत्पन्न होती है, उसके लिए क्या किया जाता है। यहाँ देखो, ये रहा, करुणा जिसके प्रति उत्पन्न होती है उसकी भलाई का उद्योग किया जाता है। ये रहा मेरे दोस्त इस प्रश्न का भी उत्तर, ये रहा इसका भी उत्तर, ठीक है। आगे बढ़ूंगा मेरे दोस्त। 70वां प्रश्न क्या कह रहा है हमारा, 70वां प्रश्न क्या कह रहा है हमारा, ये देखेंगे। देखिए, आनंद की श्रेणी में ऐसा कोई शुद्ध मनोविकार नहीं जो पात्र की हानि की उत्तेजना करे, पर दुख की श्रेणी में ऐसा कोई मनोविकार नहीं जो पात्र की मेरे दोस्त क्या करे, भलाई की उत्तेजना करे। भलाई भी इसमें साफ साफ मेरे दोस्त गद्यांश में ही दिया है, ये रहा।
जिसके प्रति क्रोध उत्पन्न होता है, ये रहा भलाई की उत्तेजना, ये रहा भलाई की उत्तेजना करता है। ऐसा कोई मनोविकार नहीं जो पात्र की भलाई की उत्तेजना करता है। इसका प्रश्न भी इसी में ही मेरे दोस्त मिल गया। दुख की श्रेणी में प्रवृत्ति के विचार से करुणा का उल्टा, देखिए करुणा का उल्टा हमसे पूछा है। करुणा का उल्टा मेरे दोस्त क्या हो जाएगा? क्रोध। करुणा किसको कहते हैं मेरे दोस्त? हम जो दया होती है ना, लेकिन क्रोध गुस्से को कह देंगे। आगे बढ़ूंगा मेरे दोस्त, आगे क्या कह रहा है प्रश्न? आगे कह रहा किसकी प्राप्ति के लिए पात्र, किसकी प्राप्ति के लिए पात्र में दुख के अतिरिक्त और किसी विशेषता की अपेक्षा नहीं होती है। किसकी प्राप्ति के लिए? देखिए करुणा अगर करेंगे तो दुख तो अपने आप ही हो जाएगा। तो मेरे दोस्त इस प्रश्न का जो जवाब होगा आपका करुणा एकदम सही और सटीक हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर दिया भी है गद्यांश में। आगे बढ़ूंगा मेरे दोस्त, आप लोगों का जो यहाँ पर एक दिया है ये 73 से प्रश्न है। इसका है मेरे बच्चे की गोद में दबाए रहने वाली मनुष्य की आदर्श नहीं बन सकती। ये रहा देखो गद्यांश में ही। दूसरा गद्यांश है ये रहा मेरे बच्चे को गोद में दबाए रहने वाली बंदरिया, मेरे बच्चे को गोद में दबाए रहने वाली बंदरिया मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती। बंदरिया मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती है, साफ साफ दिया। आगे देखो इसके बाद क्या आ रहा है? इसके बाद मनुष्य ने अपनी आजादी के जितने भी नामकरण किए, स्वतंत्रता, स्वराज्य और स्वाधीनता, उन सब में का बंधन अवश्य रखा। ये रहा देखो स्वतंत्रता, स्वराज्य, स्वाधीनता, उन सब में स्वयं का बंधन अवश्य रखा है। क्या रखा है मेरे दोस्त? स्वयं का बंधन अवश्य रखा है। कालिदास ने क्या कहा? अगले प्रश्न का जवाब है मेरे दोस्त क्या? अगले प्रश्न का जवाब है कि कालिदास ने क्या कहा? गद्यांश पर चलेंगे, गद्यांश पर चलेंगे। ये रहा कालिदास ने कहा कि सब पुराने अच्छे ही नहीं होते, सब नए खराब ही नहीं होते। गद्यांश में दिया है, अर्थात यही वाला इसका उत्तर हो जाएगा। आगे लेखक जी कभी कभी क्या सोचने लगते हैं? इस प्रश्न का जवाब देखेंगे मेरे दोस्त। देखिए उसने कहा कि लेखक जी कभी कभी क्या सोचने लगते हैं। पहली वाली लाइन में दिया, मैं कभी कभी सोचता हूं कि इतने दिनों तक अंग्रेजों की अनुवर्तिता करने के बाद भी भारतवर्ष इंडिपेंडेंस को अधीनता क्यों नहीं कह सका। ये रहा भैया है, हाँ अंग्रेजों की अनुवर्तिता करने के बाद भी भारतवर्ष इंडिपेंडेंस को अधीनता क्यों नहीं कह सका। ये मेरे दोस्त इसका जवाब। इसके बाद क्या कह रहा है मेरे दोस्त? लेखक जी को प्राणी विज्ञानों की कौन सी बात याद आती है? इसका जवाब भी मेरे दोस्त ये रहा देखो, ये रहा मुझे प्राणी विज्ञान की बात फिर याद आती है सहजात वृत्ति अनजानी स्मृति के नाम पर। मेरे दोस्तों इसका जवाब भी मेरे वीरों आपके गद्यांश में साफ साफ मूर्त रूप से दिया हुआ है। आगे दिया है समय की पहचान सियाराम शरण गुप्त जी की कविता है। तो मेरे दोस्त समय का सदुपयोग, इसकी महत्ता, इसके बारे में जो बताया, समय के बारे में बताया है। आंखें दिखाना मेरे दोस्त गुस्से में देखना हो जाएगा, किसी को गुस्से में देखना हो जाएगा आंखें दिखाने का अर्थ। आगे क्या है मेरे दोस्त आप लोगों का? चैत्र तद्भव शब्द है, तो इसका मेरे दोस्त जो चैत्र शब्द दिया तद्भव यानी कि हिंदी भाषा का, तत्सम संस्कृत भाषा का पूछा है तो चैत्र हो जाएगा। आगे दिया है जो विशेषण अपने विशेष्य की मात्रा या परिमाण के विषय में ज्ञान कराए, परिमाण का बोध जो कराता है वो मेरे दोस्त परिमाणवाचक ही कराता है। ठीक है, आदान का विलोम क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? आदान अगर किया है तो प्रदान, आदान और प्रदान। तो ये थे मेरे दोस्त आप लोगों के किसके? हिंदी के प्रश्न। 15 प्रश्न थे जो कि आप लोगों ने बखूबी तरीके से एकदम अच्छे से मिला लिए होंगे। सब अपना बताना स्कोर भी हिंदी में कितना किसका गया है। गद्यांश से ही प्रश्न मेरे दोस्त आप लोगों के सारे प्रश्न आ गए हैं। ठीक है, इतना विशेष ध्यान रखना, मतलब गद्यांश में छिपे हैं सारे प्रश्न। और मेरे दोस्त जो विद्यार्थी RW परिवार आना चाहता है तो प्लीज आपका सबका स्वागत है। ठीक है, तो साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप? आशा है जबरदस्त होंगे और पेपर देखकर तो और भी अच्छे हो गए होंगे। हम लोग यहाँ पर बात करेंगे जीएस के बारे में, और जीएस से संबंधित हम जो क्वेश्चंस हैं उनके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। मैं स्टार्टिंग से ही लगा लेता हूँ। ये पहला पेपर था जो कि अंग्रेजी का पहला पेज है। यहाँ पर इस पर हम लोग थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं, लेकिन इस पर है नहीं, हम यहाँ पर बात करें तो यहीं से पता चल जाएगा अगर आपने बेहतरीन तरीके से पढ़ लिया। वैसे तारांकित प्रश्न कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लिखा हुआ है अंतरराष्ट्रीय यानी कि ILO का मुख्यालय कहाँ है? स्विट्जरलैंड जेनेवा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हुए चलते हैं। लिखा हुआ है यहाँ पर लीबिया की राजधानी क्या होगी? त्रिपोली। कौन सी हो जाएगी? त्रिपोली लीबिया की राजधानी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न हम लोग यहाँ पर करते हुए चल रहे हैं। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, इस पर लिखा हुआ है क्या? मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ। यहाँ पर हम लोग पढ़ रहे हैं, लिखा हुआ है कि एशियाई खेल, तो आप कहेंगे सर प्रत्येक 4 वर्ष बाद होते हैं कि सामाजिक घटना जिसमें, तो आप कहेंगे गरीबी इसका सही आंसर होगा। मैं फटाफट से केवल आपके आंसर ही यहाँ पर टिक कर देता हूँ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है। आगे की तरफ हम बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न आपकी तरफ ये दिख रहा होगा, ये है कि भैया यहाँ पर है कि विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट इधर हम आ जाते हैं, लिखा हुआ है कि भैया ये इसमें देख लेते हैं कि किस औद्योगिक नीति प्रस्ताव ने सार्वजनिक क्षेत्र को भारतीय अर्थव्यवस्था में एक रणनीतिक भूमिका प्रदान की थी? तो औद्योगिक नीति 1956। अच्छा प्रश्न है ये, अच्छा लेवल का प्रश्न कह सकते हैं इसको, बाकी बहुत ज्यादा टफ तो है नहीं यहाँ। ठीक है, चलिए अब इसमें जो है हमारा ये आपका नेक्स्ट, इसमें देख लेते हैं कोई जीएस का क्वेश्चन है क्या? इसमें जीएस का कोई क्वेश्चन नहीं है। यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा इसको जूम आउट कर लेते हैं। क्या इसमें जीएस का क्वेश्चन कोई है क्या? देखते हैं भाई, यहाँ पर कोई दिख रहा है क्या जीएस का? तो आप कहेंगे सर पॉलिटी का दिख रहा है। लिखा हुआ है देश के पर्यावरण का संरक्षण सुधार, DPSP हम लोगों ने पढ़ा था कि भैया किसमें होगा? तो आप कहेंगे सर 48A में। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ विजय स्तंभ आप कहेंगे चित्तौड़गढ़। कौन सा? चित्तौड़गढ़। अब इसको थोड़ा सा जूम करना पड़ेगा, लिखा है कि अर्थव्यवस्था के
अधिशेष को अंतिम उपयोगकर्ता तक पहुंचाने और स्थानांतरित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा माध्यम वित्तीय संस्थान इसका सही आंसर होगा। लिखा हुआ है कि ये तो सर ने बता ही दिया, पारा इसका। चलिए आगे बात कर लेते हैं। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं कि भैया लिखा हुआ है कि महावीर स्वामी को, इसको थोड़ा सा मैं जूम कर लेता हूँ कि सर महावीर स्वामी को मोक्ष कहाँ पर प्राप्त हुआ था, पावापुरी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, बताइएगा कि 1 जनवरी 2001 को, अच्छा ये उसका होगा। चलिए पॉलिटी का यहाँ देख लेते हैं। लिखा भैया भारतीय संविधान की पहली मांग, तो आप कहेंगे सर मोतीलाल नेहरू 1928 में हो गई। ठीक है, नेक्स्ट है, हालांकि हम लोग आगे चलते हैं, आगे चल लेते हैं, इधर आ जाते हैं। अब इधर हम देखते हैं कि भैया भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति, अनुच्छेद 53 में संघीय कार्यपालिका की समस्त शक्तियां राष्ट्रपति में होती है। किसमें होती है? राष्ट्रपति में। ठीक है, तो सही आंसर ये है। अगला है कि नई दिल्ली में आयोजित इंडिया ओपन बैडमिंटन 2025 में पुलिस एकल का खिताब किसने जीता था? विक्टर एक्सलेन ने जीता था। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी तरफ ये है, यहाँ लिखा हुआ है कि भैया क्या बताएंगे पुरुष सूक्त जो 4 वर्णों में, तो पुरुष सूक्त ऋग्वेद में आता है। कहां पर आता है? ऋग्वेद में। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लिखा है कि सर काम के बदले अनाज का पुनर्गठन किया गया और अक्टूबर 1980 में इसका नाम बदलकर राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम कर दिया गया था। आगे हम बात करेंगे। लिखा है भारत पाकिस्तान वर्ष 1960 में एक संधि होती है जिसे हम सिंधु जल संधि के नाम से भी जानते हैं। चलिए इधर आ जाते हैं। इधर कोई क्वेश्चन हमारा है क्या? अच्छा, यहाँ पर हिस्ट्री का क्वेश्चन है। हड़प्पा सभ्यता किस युग से संबंधित है? तो कांस्य युग से संबंधित होगी। किससे? कांस्य युग से संबंधित होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर है, देख लेते हैं यहाँ पर कोई जीएस का प्रश्न है क्या। चलिए जीएस का प्रश्न यहाँ पर कोई है क्या? चलिए यहाँ हम लोग बात कर रहे हैं इसमें जीएस इसमें कोई भी नहीं होगी शायद। यहाँ पर है क्या कोई प्रश्न? चलिए एक प्रश्न ये हमें मिल गया। एक प्रश्न है कि बुद्ध किस उम्र में 563 बीसी में उनका जन्म हुआ, 483 में उनकी मृत्यु हो गई। तो आप कह सकते हैं कि सर 80 वर्ष इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पर देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप मुझे बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर मुझे बताइएगा। लिखा हुआ है अविकसित अर्थव्यवस्था का अर्थ है जिसमें जहां लिखा है देश जहां पर प्रति व्यक्ति आय कम हो। ठीक है भाई, तो अविकसित होगा। अच्छा, राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष बताइए। उपराष्ट्रपति आर्टिकल 64। ठीक है, भूल गए? याद है? याद होगा, इसे कहां भूलेंगे आप लोग। चलिए नेक्स्ट है, लिखा हुआ है आदि पुराण किस तीर्थ? आदि पुराण आप कहेंगे सर ऋषभदेव। अच्छा, ऋषभदेव ऑप्शन में नहीं है, खेल गया भाई। ये कह रहे हैं कि ऋषभदेव नहीं है, आदिनाथ है, और हम जानते हैं कि आदिनाथ को ऋषभदेव कहा जाता है। तो इसका सही आंसर ये हो जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखा हुआ है भैया अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। लिखा हुआ दिसंबर 2024 में किस संगठन ने SAFE लिखा हुआ है एकोडोमेशन विनिर्माण विकास के लिए श्रमिक आवास शीर्षक, तो इसका सही आंसर होगा भैया नीति आयोग। क्या होगा? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। चलिए आगे की बात कर लेते हैं। लिखा हुआ है यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन कि DTM के किस चरण में सबसे तेज जनसंख्या वृद्धि देखी गई थी? चरण 2 में देखी गई थी। किसमें? चरण 2 में। चलिए आगे का प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर है। इसमें कोई है क्या जीएस का? चलिए इसमें देख लेते हैं अगर कोई जीएस का क्वेश्चन होगा तो। हालांकि इसमें कोई जीएस का क्वेश्चन है नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। लिखा है यहाँ पर, इसमें देखते हैं क्या कोई जीएस का प्रश्न है क्या। अच्छा, ये रहा। देखिए पॉलिटी का क्वेश्चन है। हाँ भाई धुरंधरो, लिखा है बाह्य और आंतरिक आपातकाल के दौरान लागू होता है। हम जानते हैं कि जब अनुच्छेद 352 लागू होता है तो उसके तहत अनुच्छेद 358 में अनुच्छेद 19 समाप्त हो जाता है। तो अनुच्छेद 358 और अनुच्छेद 359 कहता है कि 20 और 21 को छोड़कर सभी मूल अधिकार समाप्त हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अब बात यहां तक आ गई, ये बात हमने पढ़ ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर लिखा हुआ है कि जनवरी 2025 में कौन से देश आधिकारिक तौर पर ब्रिक्स समूह का 10वां, तो इंडोनेशिया पूर्ण सदस्य बन गया है। चलिए अब इधर देख लेते हैं, इधर कोई क्वेश्चन है क्या? इधर कोई क्वेश्चन है क्या? हाँ भाई है, क्वेश्चन तो है। आकाश सर ने देखिए कितना मोटा मोटा इसको लिखा हुआ है। चलिए आगे बात करेंगे। भारत के पश्चिम में कौन सा सागर स्थित है? तो आप कहेंगे सर आकाश, ये अरब सागर। आकाश सर का नाम ले रहा हूं तो आकाश सर ही आ रहा है। ठीक है, चलिए हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं। शानदार, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बात कर लेते हैं। यहाँ हम लोग देख लेते हैं कि भैया इसका सही है, हमने पढ़ लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर बात करेंगे कि भैया इसमें लिखा है कि निर्वात में प्रकाश, तो आप कहेंगे सर आवर्तनांक होगा। चलिए आगे देखते हैं। चंद्र मिशन, तो ये 2023 यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। और भी कोई प्रश्न है क्या इसमें? अब देख लेते हैं कि इसमें और कोई प्रश्न शायद नजर तो नहीं आ रहा है। आगे की बात करते हैं। 65 पर आ जाते हैं। 62 पर देखते हैं, तो इसमें भी नहीं है 62। चलिए यहाँ पर होगा 62, हमारा यहाँ पर होगा। चलिए इसको थोड़ा सा जूम आउट करेंगे और ये क्या है। चलिए यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। आप कहिएगा सर इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। कौन कौन भैया बता रहे हैं कि सर आसिया का प्रीमियर खाद्य एवं पे, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। आप कहेंगे सर ये तो हमारे पास में ही ग्रेटर नोएडा में लगा था, इंडियन एक्सपोजिशन मार्ट लिमिटेड ग्रेटर नोएडा। आगे की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। अच्छा, ये क्वेश्चन थोड़ा सा ठीक है, कंफ्यूज करने के लिए उन्होंने यहाँ पर 21 अप्रैल भी दे दिया, हालांकि 20 अप्रैल 1843 इसका सही आंसर होगा। बच्चे ने सही लगाया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे की तरफ। इधर आ जाते हैं। इधर लिखा हुआ है कि भैया विवेकानंद जी के बारे में बात आ रही है और हमने पढ़ा भी था सबसे लंबा भाषण इसी में विवेकानंद जी के द्वारा दिया गया था। 1893 इसका सही आंसर हो जाएगा। और एक चीज हम यहाँ पर बात करेंगे। आगे आ जाते हैं। यहाँ हम देख लेते हैं इसमें कोई है क्या। इसमें कोई जीएस का। अच्छा ये है, देखिए यहाँ पर हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर लिखा है ऊंट अपने वसा कहाँ जमा कर लेता है, तो भैया वो अपने कुबड़ यानी कि हम्प को ही भैया कुबड़ कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट आगे बात करते हैं। आगे बात कर लेते हैं। यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं कि सर इसमें सही क्या होगा। ये भी आगे की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है। अच्छा इसमें कोई है भाई जीएस का। चलिए देख लेते हैं भाई, इसमें जीएस का शायद कोई प्रश्न नहीं है। आगे की तरफ देखते हैं। खत्म हो गए क्या? नहीं अभी तो होंगे इसमें।
चलिए आगे बात करते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आते हैं। लिखा हुआ है यहाँ पर, ये भी इसमें नहीं होगा, ये इसमें नहीं है, यहाँ भी हमने देखा, अच्छा इसमें भी नहीं है, और जी इसमें भी नहीं है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं 83 की बात अगर हम बात करेंगे सर, ये है 83। यहाँ पर लिखा हुआ है एसिड, तो एसिड तो आप जानते ही होंगे, तो कांच में, अगर ऑप्शन ना दिख रहा हो तो आप कांच वाला लगा सकते हैं। और लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना दादा भाई नौरोजी, कौन, दादा भाई नौरोजी। और देख लेते हैं भाई इसमें और कोई क्वेश्चन है क्या। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आ जाता है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर आ जाता है। लिखा हुआ है इसमें कोई क्वेश्चन है क्या, अनुशीलन समिति, तो कलकत्ता और ढाका, ढाका है नहीं, कलकत्ता है इसमें, तो सही आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे सर, ये है 15 जनवरी 2025 को नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में राष्ट्रपति थर्मन, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सर तरुण दास इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, नेक्स्ट यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि भारत के विभाजन के को ब्रिटिश, तो माउंट बेटन उस समय कौन था, वायसराय हुआ करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगे हम चलेंगे इसमें, यहाँ पर हम लोग चलते हैं, इसका सही आंसर थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। अब ये आ जाता है भैया, अब ये है जी 5 जनवरी 2025 को भारतीय तटरक्षक बल के लिए निम्नलिखित में से किस शिपयार्ड द्वारा, तो आप कहेंगे सर गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा, ठीक है। चलिए और देख लेते हैं भैया यहाँ पर। अब ये है भैया लिखा हुआ, अच्छा क्वेश्चन है, हवा में कौन सी अम्लीय गैस वर्षा के पानी में घुलकर कार्बोनिक एसिड, तो इसका सही आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, अब है क्या इसमें, ये लिखा हुआ है कि भैया पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति जिमी कार्टर, तो ये 29 दिसंबर 2024 में इनकी क्या हो गई है जी, निधन हुआ है। अब आगे चलते हैं, और कोई प्रश्न अगर है तो देख लेते हैं। 93 वाला आ जाता है, चलिए 93 पर यहाँ देख लेते हैं कौन सा होगा। अब बताइए, देखनी तो आप कहेंगे सर गोवा का नृत्य है। अच्छा, पुणे में आयोजित उद्यमिता विकास सम्मेलन 2025 का विषय क्या था, आप कहेंगे नवाचार के माध्यम से ग्रामीण स्टार्टअप को मजबूत करना, या इसका क्या हो जाएगा भैया, आत्मनिर्भर भारत के लिए, तो यहाँ पर इसका सही आंसर बताइए। चलिए अगर मैं बात कर लेता हूँ यहाँ पर, तो इसका सही होगा उद्यमिता को सशक्त बनाना, पशुधन अर्थशास्त्र में बदलाव लाना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब बात यहाँ पर आती है जी, अगला प्रश्न आप लोगों के स्क्रीन पर है यहाँ पर। अच्छा, ये क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान रखना। अब इस क्वेश्चन में क्या पूछा, अगर निम्न पूछा होता, देखिए अगर निम्नलिखित पूछा होता इनमें से कौन सी लंबी है, तब अमेजन कर सकते थे, लेकिन यहाँ पूछा विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है, कौन सी है, नील, तो इसमें नील है नहीं, तो फिर आप क्या करेंगे, ठीक है, तो हम बात करेंगे सर इसमें से इसका क्या हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर नील ऐसे लिखा हुआ है इन्होंने, और यहाँ नाइल लिखा हुआ है, तो ये तो गड़बड़ हो जाएगी ना बात, ये तो बात गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। तो इसका मतलब फिर तो नील नदी को इन्होंने क्या लिखा हुआ है, नील नदी को अगर यहाँ देख रहे हैं हम तो नील है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन यहाँ पर नील ना लिखकर इन्होंने नाइल लिख दिया, ये तो बड़ा गड़बड़ वाली बात हो जाती भाई, ये तो बड़ा गड़बड़ वाली बात हो जाती। चलिए, हालांकि बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज जरूर हुए होंगे, आगे बात कर लेते हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं भैया, लिखा हुआ कांगटो अरुणाचल प्रदेश, कहां पर है, अरुणाचल प्रदेश, तो भैया ये हमारे क्या थे। अब इसमें कोई और क्वेश्चन है क्या जीएस का, चलिए इसमें है 97 में अगर मैं बात करता हूं तो आप कहेंगे सर ये उभयलिंगी पौधा हो जाएगा ना, उभयलिंगी पौधा हो जाएगा। और इसकी बात कर लेते हैं हम, तो ये आगन्य और कायंत्र चट्टान हो जाएंगी क्या, तो इसका सही आंसर आप यहां पर कहेंगे सर ये हो जाएगा इसका सही आंसर, ठीक है जी। चलिए अब और कोई भी है, चलिए 99 क्वेश्चन की तरफ चल लेते हैं हम, यहाँ पर देख लेते हैं कौन सा है। तो आप क्या बताइएगा कि जैविक विविधता ये कब लागू हुआ था, अप्रैल 2024 में, 1 अप्रैल 2024 में, तो सही आंसर आपका भैया यहाँ पर ये है, ठीक है। तो जीएस आप कह सकते हैं कि ठीक है, अच्छा है। चलिए हाँ जी, तो ठीक है, वैसे तो हमने सारे मैथ के कर लिए, डीआई के 5 सवाल रह गए थे। आप कुछ बच्चों के कमेंट थे कि सर इनके आंसर फटाफट बता दो, तो उनके आंसर मैं एक बार बता देता हूँ, एक बार आ जाइएगा सारे के सारे। कितने नंबर पे है वो है आपका 57, ये वाला डीआई था, ठीक है। तो इसमें अगर मैं बात करूं, जैसे ये क्वेश्चन था, ठीक है, इसमें एक क्वेश्चन था निर्मित कुर्सियों की संख्या और जनवरी में निर्मित ऑफिस कुर्सियों की संख्या का अनुपात, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी 5:3 का रेशियो, ठीक है, ठीक है सर। तो इसमें था ऑप्शन ये 5:3 का रेशियो, ऑप्शन नंबर बी, ठीक। ऐसे ही इसमें अगर बात करें, अगला क्वेश्चन था यहां, अगर बात करें, बड़ा कर लें, तो ये कह रहे हैं अप्रैल में निर्मित ऑफिस कुर्सियों की संख्या और फरवरी और अप्रैल में निर्मित ऑफिस कुर्सियों की संख्या के बीच का अंतर कितना है, तो इनका अंतर 50% का है, ठीक है। यहाँ आप लोग फटाफट देख सकते हैं, इसका अंतर 50% का है। हालांकि मैं पूरे वीडियो के साथ इनको आपके सामने लेकर आ जाऊंगा एक बार, अभी कुछ थोड़ी देर बाद ही। ऐसे ही 59 की अगर मैं बात करूं, तो 59 की अगर बात करेंगे तो इसमें सी ऑप्शन 550, और 60 की बात करेंगे, 60 की बात करोगे तो डी ऑप्शन 780, और 61 की बात करोगे तो 450 ए ऑप्शन। ये कुल मिला के 20 ग्राफ, हमारे 20 ग्राफ के क्वेश्चन। तो इनमें अगर मैं बात करूं, 2 ग्राफ बड़े इजी थे, 2 ही ग्राफ बड़े इजी थे, सॉल्व कर दूंगा सारे के सारे, टेंशन मतलब सॉल्व करके भी थोड़ी देर में वीडियो लाते हैं, उसको टेंशन मतलब बिल्कुल भी, ठीक है, सॉल्यूशन की वीडियो लेकर आते हैं। ये 2 ग्राफ इजी थे, 2 ग्राफ वैसे इजी थे लेकिन कैलकुलेटिव बोल सकते हैं, उनमें कैलकुलेशन थोड़ी सी फालतू थी, ठीक है। तो लगभग सबका हो गया। तो ये आपकी पहला ग्राफ इजी थे, 2 ग्राफ वैसे इजी थे लेकिन कैलकुलेटिव बोल सकते हैं, उनमें कैलकुलेशन थोड़ी सी फालतू थी, ठीक है। तो लगभग सबका हो गया। तो ये आपकी पहली शिफ्ट का एग्जाम था, दूसरी शिफ्ट का एग्जाम आपका स्टार्ट होगा। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जो बच्चे यहाँ आना चाहते हैं RW ऑफिस ग्रेटर नोएडा में, परी चौक, गौतम बुद्ध नगर डिस्ट्रिक्ट, आ सकते हैं।
ठीक है। और एक बार इस कमेंट में स्कोर कार्ड ज़रूर बताने की कोशिश करें कि कितना आपका नंबर बन रहे हैं। तो दोस्त मिलते हैं अगले शाम को 5:30 बजे अगली एनालिसिस वीडियो में। तब तक के लिए नमस्ते, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।